तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 11 मेन रिएक्शंस कवर किए थे और आज हम लोग देखेंगे कि वो जो 11 रिएक्शंस हैं उन्हीं रिएक्शंस के आसपास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। तो अगर बाय द वे आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने देख लिया है वो ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमसे पहले वो लिख दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। तो पहले रिएक्शन लिख दूं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जा रहा है। हीट करने में कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ डिकम्पोज होगा ये, क्योंकि एक सबस्टेंस से दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस में ब्रेक होगा, तो ये डिकम्पोजिशन है। और कैसा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हम लोग पिछले क्लास में 5th नंबर रिएक्शन पे इसको डिस्कस भी किए थे। हालांकि यहाँ पर रिएक्शन तो लिखना ही है आपको, इसके साथ साथ बताना है कि ये रिएक्शन किस कैटेगरी का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स, तो भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहले कैंसिल हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स, तो डिकम्पोजिशन होगा ही होगा ये। तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये भी गया। डी डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, तो भाई डिकम्पोजिशन तो है लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंडोथर्मिक है, वैसे ही यहाँ पर डिकम्पोजिशन तो है लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन दिया है। तो आंसर क्या होगा? डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स। देखो रिडॉक्स में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो कोई बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सल्फेट पर 2- चार्ज होता है, तो आयरन पे क्या होगा? 2+, और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी क्या है? 3+ है। ऑक्सीजन का क्या है? 2- है, तो आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और सल्फर जो है ना, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब चेंज हो रहा है तो यहाँ इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसीलिए इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर बाय द वे तुम रिडॉक्स में कंफ्यूजन है अगर तुमको, तब भी तुम सही आंसर तक पहुंच सकते हो अगर तुम एनालिसिस करना जानते हो तब। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खाली बस आंसर नहीं देखना है, बाकी जो आंसर हमारे गलत हैं या फिर ऑप्शंस में नहीं होंगे वो क्यों नहीं होंगे इसका रीजन भी देखना चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन आ गया, A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it। आपको याद होगा ये रिएक्शन नंबर 10 था। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया गया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पूछा गया है, he observed that an insoluble substance has formed, the color and molecular formula of the insoluble substance is what। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि जो सबस्टेंस इनसॉल्युबल होगा, मतलब बनेगा, जो सॉल्यूशन से बाहर आ गया, प्रेसिपिटेट हो गया, उसका नाम लिखो, कलर लिखो और फॉर्मूला लिखो। बहुत आसान है, क्या बनेगा? 2NaCl + BaSO4। ये रिएक्शन हम लोग रिएक्शन नंबर 10 पे डिस्कस किए थे, व्हाइट कलर का होगा और इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे 11 रिएक्शंस हैं उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, वहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन सेट होता है। पूछा गया नेम द केमिकल रिएक्शन बिटवीन Cu एंड O2। तो Cu और O2 के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन है? आपको पता है ये रिएक्शन नंबर 11 था पिछले वीडियो में। क्या बनेगा इसमें? CuO बनेगा। 2Cu + O2 gives 2CuO, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। दिस इज कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कलर पूछ सकता है एग्जाम में, तो कलर याद रखना, ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता चल गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन रहा है, ये ब्लैक कलर का होगा, ये ब्राउन कलर का होगा, कलर चेंज भी हो गया। चौथा देखो क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? इट इज बिकॉज केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, और ये फॉलो तभी होगा जब रिएक्शन हमारा क्या होगा? बैलेंस होगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप ये रिएक्शन लिख भी सकते हैं, C+O2 CO2। अब ये तो अपने आप बैलेंस है। कोई और भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने ये रिएक्शन लिखा है
Cu+O2 gives CuO, तो इसको बैलेंस करके हम दिखा सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल है, Fe+Cl2 gives FeCl2, है ना। ऐसे जो भी एग्जांपल तुम देना चाहो दे सकते हो, जो इजी लगे। तो हम इसको कहोगे तो मैं यही लिखूंगा N2+3H2 gives 2NH3। अब इसमें देखो इधर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंसिंग क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the total mass of product in any chemical equation. Okay, so question number 5. The pair of which of the following reaction will show displacement reaction? कौन सा पेयर है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होगा ये आपको पता करना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है Cu+NaCl सॉल्यूशन, दूसरा दिया है Cu+AgNO3 सॉल्यूशन, तीसरा दिया है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस, मैं इसको पहले लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, और डी है आयरन प्लस ZnSO4। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बी ओनली, दूसरा ऑप्शन है बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन है सी एंड डी, चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखो इस रिएक्शन के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, मेटल एंड नॉन मेटल जो तुम्हारा चैप्टर होगा बुक का, उसमें आप देख सकते हो ये एक्टिविटी सीरीज होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऊपर जो है वो रिएक्टिव मेटल है या मोर रिएक्टिव मेटल है, और नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। आपको याद होगा मैं रिएक्शन नंबर 9 आपको बताया था। रिएक्शन नंबर 9 क्या था? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, Fe+CuSO4 gives FeSO4+Cu। इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जबकि इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो फेड कर जाता है। क्यों फेड कर जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट से वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ तुम देखो आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसीलिए कॉपर को हटा करके आयरन आ जा रहा है। तो ऐसे ही तुमको देखना है कि जो मेटल ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है एक्टिविटी सीरीज में। देखो कॉपर Na ऊपर है भाई, कॉपर तो नीचे है, नहीं होगा। कॉपर और Ag, कॉपर ऊपर देखो नीचे है, लेकिन इससे भी नीचे क्या है हमारा CuHgAg यहाँ पर होता है, CuHgAgAuPt। तो कॉपर ऊपर है, Ag नीचे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, देखो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये डिस्प्लेस कर देगा, इसको मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा, ये भी हो जाएगा। और लास्ट देखो Fe+ZnSO4, Fe नीचे है, Zn तो ऊपर है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी बी और सी पॉसिबल है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूँ, एक मिनट। देखो आप चाहोगे तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू PDF इफ यू वांट, इफ यू डोंट नीड देन इट इज ओके। वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी PDF का, क्योंकि मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करा रहा हूँ। आप अगर बस समराइज करो तो प्रिपेयर हो जाएगा, तो बहुत मतलब नहीं है। मटेरियल्स कम से कम होना चाहिए, लेकिन हमारा रिपीटेशन है, यानी बार बार उस चीज को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मटेरियल इतना बना लिए, पढ़ाई एक बार भी नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इसमें x और y की वैल्यू बताना है। C6H12O6 प्लस 6O2, इससे बन रहा है XCO2 प्लस YH2O और प्लस एनर्जी। आपको x और y की वैल्यू बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग जान रहे हो ये रिएक्शन किसका है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हम लोग पढ़ते ही हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर होता है, हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो दो एग्जांपल और हम लोग को डिस्कस करना है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है, जिसमें से एक एग्जांपल यही है रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगा, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ बहुत आसान है, आप जानते हो x का वैल्यू क्या होगा 6 होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा 6 होगा। ये रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, तो कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसमें। अब सेवेंथ रिएक्शन क्या है, इसमें भी आपको वैल्यू बताना है। आप बताइए वैल्यू क्या होगा, लेड नाइट्रेट है प्लस XKI है, इससे बन रहा है PbI2 प्लस 2KNO3। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर ये क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि आप तुरंत बता देंगे। रिएक्शन नंबर 2 था, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ दो पोटेशियम में तो 2 होगा ही होगा ना, आयोडीन भी 2 है, आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए, मैं इसको रख कर देता हूँ। चलो रिएक्शन नंबर, नॉट रिएक्शन एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 8। In which of the following the identity of initial substance remains unchanged? Identity of initial substance remains unchanged. जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल रही है, यानी उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वाटर है, वाटर को आप फ्रीज कर दो तो किस में चेंज हो जाएगा, वो आइस में। तो आइस में जो मॉलिक्यूल है वो भी H2O है, वाटर में भी जो मॉलिक्यूल है वो H2O है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। अब इसको एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, फिजिकल चेंज। यानी इस क्वेश्चन में हमसे अल्टीमेटली पूछ रहा है कि इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। अब तुम जानते ही हो कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें रिवर्ट हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सही एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मतलब इनिशियल सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदला, वो सब्सटेंस फिर वापस इनिशियल सब्सटेंस में बदल जाएगा, यानी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, मतलब फिजिकल चेंज। तो कौन सा इसमें फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, पहला इसमें दिया है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जाहिर सी बात है कि मिल्क का कर्डलिंग हो जाए, मिल्क से कर्ड बन जाए, तो क्या कर्ड मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा उसका एग्जांपल। दूसरा देखो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब जैसे टार्ट्रिक एसिड है, उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। टार्ट्रिक एसिड क्या है भाई, जो इमली में पाया जाता है एसिड, उसको टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है, आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो टार्ट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो डिसॉल्व हो गया, वो खट्टा पानी तैयार हो गया, ठीक है। अब फिर उससे हम रिक्रिस्टलाइज करें, वापस हम टार्ट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स को अलग आइसोलेट करें, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो हमारा टार्ट्रिक एसिड है उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टलाइजेशन को ये प्रोसेस क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तीसरा क्या है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाएगा वो वापस हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन होने के बाद जो फर्मेंटेड ग्रेप्स होंगे, आपको पता है कि इससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का भी काम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा, यानी ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज में नहीं आया। और डी जो हो गया क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड क्या अनडाइजेस्टेड फूड में चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट जो है 9th क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप बताना है इसका, ये भी आप तुरंत बता देंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2। देखो मैं क्वेश्चन पेपर में जब आता है क्वेश्चन, तो यहाँ स्टेट भी लिखा होता है, एक्वस, यहाँ गैस, लेकिन अभी मैं कराऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन चीज नहीं तुम्हें बता रहा हूँ। इस रिएक्शन का तुम बताओ टाइप क्या होगा, तो बहुत आसान है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए कैसा रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी देखो ये डिस्कस किए थे क्वेश्चन, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ना। 10th क्वेश्चन आ गया, विच वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें से तुम बताओ कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन देखो क्वेश्चन इतना इजी आता है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन में कितने एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, 2 एग्जांपल हम लोग पढ़े थे। एक था लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, हीट के प्रेजेंस में बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का, जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके अलावा तुमको मालूम होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड का भी एग्जांपल याद रख सकते हो। खैर चलो इसमें देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है 2H2O gives H2 2H2 plus O2। ये मालूम है रिएक्शन नंबर 8 था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो क्या है, 2AgBr gives 2Ag plus Br2। ये भी नहीं है क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन नंबर 8 में। चलो नेक्स्ट है 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। ये भी रिएक्शन नंबर 8 में मैंने डिस्कस किया था, ये भी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, लाइट के प्रेजेंस में होता है ये भी लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। लास्ट ऑप्शन ही तुम्हारा सही ऑप्शन है, क्या दिया है, CaCO3 को हीट करो, क्या बनेगा, CaO plus CO2। चलो ये हो गया ऑप्शन सही, हो गया भाई। नेक्स्ट देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने जो पढ़ा उसको मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मैंने सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सही तरीके से पढ़ोगे समय कम लगता है, आउटपुट अच्छी निकलती है, और तुम्हें बहुत दिनों तक चीजें याद रहती है ना। 11 नंबर, विच रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है, Fe plus 4H2O Fe3O4 plus 4H2। देखो भाई यहाँ आयरन 3 है, यहाँ है ही नहीं, तो ये नहीं है, खत्म हो गया। दूसरा 3Fe plus 4H2O। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे पिछले वीडियो से उसको तो मालूम होगा कि यही रिएक्शन मैंने बताया था कि बैलेंसिंग में यही रिएक्शन पूछा जाता है। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। यही दिया है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद ऑप्शन तो सब गलत ही होने वाला है, ये ऑप्शन सही है। सी देखो क्या है, 3Fe plus H2O Fe3O4 plus H2, हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। डी ये भी नहीं हुआ। लास्ट क्या लिखा है, मैं बस ऑप्शन लिख रहा हूँ भाई, ये सब ऑप्शन गलत ही है, मैं बस लिख दे रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें, है ना। हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर से टाइप पूछा है, ठीक है, टाइप पूछा है। पहला है CaO plus H2O, बन रहा है CaOH होल्ड राइज। क्या हो रहा है भाई, दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है, तो क्या हुआ है, कंबाइन कर रहा है, यानी कॉम्बिनेशन है। दूसरा देखो 2KClO3 हीट करने से बन रहा है 2KCl plus 3O2। देखो भाई इसमें ठीक अपोजिट हो रहा है, एक रिएक्टेंट है, हीट करने से दो प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, यानी ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल क्योंकि हीट लग रहा है और डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन। तीसरा देखो Zn plus CuSO4, क्या होगा, जिंक इसको धक्का मार के निकाल देगा, ZnSO4 plus Cu। कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट पूछा है कि आपको जो रिएक्शन दिया गया है वर्ड इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। लिख रहा है बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन हो रहा है किससे, एल्युमिनियम सल्फेट से, और चेंज हो रहा है किसमें, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये बन गया है। देखो बहुत इजी है, बेरियम कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, बेरियम कहाँ पर है, बेरियम सेकंड ग्रुप में है, ठीक है ना, लेकिन काफी नीचे है, तो तुम्हें वहां तक तो पहुंचते नहीं हो। 10 तक तो यही है कि हम लोग 20 तक का एलिमेंट ही सफिशिएंट होता है। बट ये चूंकि ये आपको पता है रिएक्शन नंबर 10 में आप ये पढ़ते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो बताए थे, पिछले वीडियो में आपको बताया था 11 रिएक्शन, तो उसके 10वां रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड है, तो ये फॉर्मूला मालूम होगा BaCl2। और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, 13 ग्रुप में होता है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। इससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये हम लोग जान चुके हैं
सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड वाले रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है। और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए AlCl3। बैलेंस करो, चलो देखो यहाँ पे 3Cl है, यहाँ 2Cl है, तो पहले तो तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि Cl बैलेंस हो जाए। इसके बाद बेरियम देखो 3 हो गया तो तुम 3 लगा दो, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, दो और क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इससे बन रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखो भाई वैलेंसी अच्छे से पता होना चाहिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो भाई आप रिकैप कर लेना, अदरवाइज मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कैसे वैलेंसी याद करते हैं। जिंक है Zn, सिल्वर है AgNO3, Ag का वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, तो AgNO3 बनेगा। अब जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं नाइट्रेट होल ट्वाइस आ रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको भी 2 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट सी, पोटेशियम आयोडाइड, अगेन दिस इज रिपीटेड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। भाई आगे कहानी वानी है, लिख लो, है मैं रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Ki, अभी ये रिएक्शन आया भी था, प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। ये रिएक्शन नंबर 2 था, जो मेरा 11 रिएक्शन का है चार्ट, उसमें रिएक्शन नंबर 2 है, क्या बनेगा, PbI2 प्लस 2KNO3, दिस इज ऑल। तो ऐसे देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर तुम जान रहे हो अच्छे से, सही तरीके से पढ़ोगे तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगा दोगे आधे घंटे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़ोगे बेनिफिट मिलता है। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, H2S गैस को पास किया गया कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में, क्या होता है, क्या होगा भाई, कॉपर की वैलेंसी यहाँ 2 है, सल्फर की वैलेंसी यहाँ 2 है, सल्फाइड आयन के फॉर्म में, ये कॉपर सेकेंड आयन के फॉर्म में है, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, CuS बन जाएगा प्लस H2SO4 बन जाएगा। किस कलर का सॉलिड है, ये ब्लैक कलर का, कॉपर सेकेंड सल्फाइड। बाकी जो पूछा हो मैं पढ़ दे रहा हूँ। करा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन टाइप है भाई, ये किस टाइप का रिएक्शन है। H2 पहले S के साथ जुड़ा था, यहाँ CuS के साथ जुड़ा, यानी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या पूछा गया, व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, इट इज बिकॉज कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली चेंजेस इनटू कॉपर सेकेंड सल्फाइड, तो ये रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से कलर चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट, लिख दिया हूं भाई पहले से। गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी मैंने लिख दिया है, रिएक्शन बैलेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और है, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के, उसके बाद धुआंधार आप फटाफट आंसर बताएंगे इस चैप्टर में। देखो नाम ही है चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो थ्योरी कितना भी याद करो, अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं प्रिपेयर है तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मेन काम है केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से ध्यान रखना। लिख रहा है कि स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर, सोडियम सल्फेट का पाउडर है यानी सॉलिड फॉर्म है, और बेरियम क्लोराइड का भी पाउडर है, BaCl2 का भी पाउडर है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं होगा। कह रहा है व्हाट शुड ही डू टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, अगर वो चाहता है इससे कुछ बनाना तो क्या करना चाहिए, तो इसको डिसॉल्व करना चाहिए वाटर में, ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और इसको भी वही करना चाहिए, वाटर में डिसॉल्व करके बनाना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन हम तुरंत लिख देंगे, क्या होगा भाई, 2NaCl प्लस BaSO4, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बहुत ही कॉमन है, आप जान रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर बच्चा यही रिएक्शन लिख देगा तो रिएक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड फेज में कभी भी ये आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट है, वो आयंस के फॉर्म में सॉलिड में वो आयंस सेपरेट नहीं होंगे जब तक वो सॉल्यूशन में ना जाए, जब सॉल्यूशन में जाएंगे तब इसके भी दोनों आयन, सोडियम आयन सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, इसका बेरियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, तब वो आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, जिससे कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो भाई यही लिख देना पहले, तो यही एग्जांपल लिख देना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू सबस्टेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। यहाँ पर आप एग्जांपल जरूर देना, क्योंकि देखो डिफिनीशन बहुत लोग बच्चे लिखते हैं, डिफिनीशन के साथ साथ तुम एग्जांपल दोगे तब वो आंसर तुम्हारा इफेक्टिव होगा। तुम लिखना द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। एज फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट solution reacts with barium chloride solution to give sodium chloride and white precipitate of barium sulfate। हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। 17 नंबर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछा गया है, तुम लिख लेना। डिफिनीशन तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था क्या क्या डिफिनीशन है इस टॉपिक में। पहला आपको चारों तरह के केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा व्हाट इज कोरोजन, हाउ विल यू प्रिवेंट इट, व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ विल यू प्रिवेंट इट। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बस बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट भाई क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब डिफिनीशन तुम्हें मिल जाएगा, तुम खुद भी बुक से ये प्रिपेयर कर सकते हो। इसको लिख करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिना मतलब का, बुक में किसी भी बुक में मिल जाएगा, तुम लिख लेना। वही रिएक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट का जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में होंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो रिएक्शन लिख लो तुरंत, पहला काम है कि रिएक्शन लिखो भाई, सबसे काम तो यही जरूरी है। रिएक्शन क्या होगा, 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। This is the reaction involved in photosynthesis। देखो photosynthesis is the process by which green plants or we can say autotrophs make their own food and this food is also available for the herbivores, है ना। इसी फूड से प्लांट अपना ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ इसी पर हर्बीवोर्स भी डिपेंडेंट हैं। जो हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जिनका भोजन प्लांट से मिलता है जिनको, तो वो भी इसी भोजन को करते हैं। और तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कार्निवोर्स खाएगा हर्बीवोर्स को, हर्बीवोर्स खा रहा है प्लांट को, और प्लांट इस मेथड से ही फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ये मेथड ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स का जो चेन है वो शुरू होता है कहाँ से, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो PbNO3 को हीट कर रहे हैं हम लोग, क्या मिलेगा, हीट कर रहे हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। 2PbNO3 gives 2PbO plus 4NO2 plus O2। अब बोल देना भाई ये किस कलर का गैस है, रेडिश ब्राउन गैस, यही पूछा गया है तो हम आंसर लिख दे रहे हैं, रेडिश ब्राउन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, यही पूछा गया ऑप्शन के फॉर्म में। तो हम लिखा है येलो होगा, ब्राउन होगा, और भी दिया है तो तुम बहुत जान लो आसानी से। ये येलो कलर का होगा, येलो सॉलिड बनेगा और ब्राउन गैस बनेगा, यही सिलेक्ट करना है तुमको। ठीक है, तो येलो ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। येलो फ्यूम्स मत लिख देना इसको, ये रेडिश ब्राउन गैस बनेगा, या फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं उसका, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स लिखे या येलो सॉलिड लिखे या दोनों लिखे, ये दोनों, यही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज ऑब्जर्व, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में इसमें फेरस सल्फेट है और इसमें एल्युमिनियम का स्ट्रिप लगाया गया है, एल्युमिनियम इसमें डिप किया गया है, और दूसरा फेरस सल्फेट है, इसमें डिप किया गया है कॉपर। क्या होगा भाई, बहुत आसान है, देखो वही एक्टिविटी सीरीज फिर से लिख लो, यही एक्टिविटी सीरीज है। यही है। अब देखो भाई फेरस सल्फेट मतलब आयरन यहाँ है, तो जो इसके ऊपर होगा वो डिस्प्लेस करेगा, जो नीचे होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। कॉपर देखो नीचे है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो चेंज या नो रिएक्शन लिख लेना। और इसमें क्या लिखोगे, एल्युमिनियम देखो ऊपर है तो यहाँ पर एल्युमिनियम
सल्फेट बनने लगेगा, यानी एल्युमिनियम प्लस FeSO4 रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, Fe अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस। क्योंकि ये 3 टाइम्स हो रहा है तो आप 3 लिख दो, ये 3 कर दो और ये 2 कर दो, यही रिएक्शन होगा। तो धीरे धीरे जो फेरस सल्फेट होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन होता है, ये लाइट ग्रीन होता है, और एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये लाइट ग्रीन नहीं होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक है। और आयरन जो होगा धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएगा। कह सकते हो कि जो एल्युमिनियम स्ट्रिप जहां पर लगा रहेगा, जो एल्युमिनियम स्ट्रिप जिस फेरस सल्फेट वाले सॉल्यूशन में लगा रहेगा, वहां पर जो लाइट ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में ड्यू टू द displacement reaction. The displacement will take place because aluminium is more reactive than iron, so it will displace iron from ferrous sulfate. In this test tube there will be no change because copper is less reactive, so it cannot displace iron from iron sulfate. ठीक है, तो displacement reaction का ये भी हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो इतने सारे प्रीवियस हम लोग किए हैं और आपको देखने में पता भी चल गया होगा कि जितने भी हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस किए थे 11 रिएक्शन, उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए मैंने कहा कि चैप्टर इतना हो सकता है कंटेंट, लेकिन तुमको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। क्या एक्सट्रैक्ट करना है, जहां से क्वेश्चन बनता है वही 11 रिएक्शंस है। उसके अलावा 2 तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लेना है, एक आयरन वाला ये रिएक्शन पढ़ लेना, 3Fe प्लस 4H2O क्या बनता है भाई, सबको याद होना चाहिए, Fe3O4 प्लस 4H2। ये बैलेंसिंग में पूछा जाता है कई बार। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, रेस्पिरेशन का रिएक्शन, कंबशन का रिएक्शन एक ठो, और उसके बाद से ये पढ़ लेना। और 11 रिएक्शन वो देखना, मैंने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है भाई, तो आप उसको जरूर करो। मेरा हमेशा चाहूंगा कि आप स्पीड वाले स्टूडेंट बनो, बस केवल ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये कोई आउटपुट निकलेगा तब तो यार कोई फायदा है पढ़ने का, अगर आउटपुट नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है पढ़ने का, ठीक है। तो आई होप जो है प्रीवियस ईयर करने के बाद जो है आप भी, आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ आएगा कि आप जल्दी से क्वेश्चन को कर लेंगे, सही तरीके से कर लेंगे। तो अब इसके बाद जो होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होंगे, जिसको हम लोग को 2 पार्ट में कवर करना होगा, एसिड एंड बेस पहले और उसके बाद से सॉल्ट्स, ठीक है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होगा, तो इसके बाद हम लोग उसी को करेंगे। और ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलेगा कि हम लेसन को पहले समराइज करेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और आप भी 20-25 मिनट के अंदर वो चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे और हमेशा के लिए आप उसमें अच्छा फील करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, thank you. I hope this video is very helpful for you and hope you will get good marks in your exam. ठीक है, thank you.